Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to study class 11th economics. हम इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन, स्कैरसिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का फ्रंटियर को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज एन इकोनॉमी? व्हाट इज एन इकोनॉमी? इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है विच प्रोवाइड्स पीपल द मीनिंग्स ऑफ वर्क एंड अर्न अ लिविंग। जो इकोनॉमी है वो एक सिस्टम है जो प्रोवाइड करती है पीपल को, ह्यूमन बीइंग को, प्लेस जहां पे जाके वो वर्क कर सके और अपनी लिविंग को अर्न कर सके, वो अपनी लिविंग को अर्न कर सके। प्लेस कैन बी एनीथिंग। प्लेस जो है वो कुछ भी हो सकता है। अब मार्केट भी हो सकता है, एन ऑफिस भी हो सकता है, फैक्ट्री भी हो सकता है और डिजिटल मार्केटिंग प्लेस भी हो सकता है। जो प्लेस है वो कोई भी प्लेस हो सकता है। अ मार्केट, एन ऑफिस, अ फैक्ट्री एंड डिजिटल मार्केटिंग प्लेस। vital processes of an economy. Vital processes of an economy. Vital processes of economy means कुछ important processes: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। ये तीन प्रोसेसेस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन मींस क्या है? प्रोडक्शन मींस किसी भी चीज, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को बनाना, प्रोडक्शन करना, किसी भी चीज का प्रोड्यूस करना, कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, उसे हम प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन कहीं पर भी हो सकता है, फैक्ट्रीज में भी हो सकता है, आपका होममेड प्रोडक्ट भी हो सकता है, उसको भी हम प्रोडक्शन कैटेगरी में ही लाते हैं। सेकंड इज कंजम्पशन। व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन मींस किसी चीज को कंज्यूम करना। आप किसी चीज के एंड यूजर हो तो आप उस चीज को कंज्यूम करोगे। आप हो मतलब मींस कंज्यूमर, आप उस चीज के कंज्यूमर हो। आप सुपरमार्केट गए और आप कोई सामान खरीद के लाए वहां से अपने पर्सनल यूज के लिए, मींस आप उस चीज के एंड यूजर हो, आप उस चीज को कंज्यूम कर रहे हो तो आप कंज्यूमर हो। याद रखिएगा, कंज्यूमर इज अ किंग ऑफ मार्केट। कंज्यूमर जो है वो किंग है किस चीज का? मार्केट का। ठीक है। तो किंग क्यों है? बिकॉज प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन होगा और उस प्रोडक्ट का कोई यूजर नहीं होगा, कोई उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा, कोई उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करेगा, तो प्रोडक्शन डज नॉट मेक एनी सेंस। प्रोडक्शन कोई सेंस नहीं बनाता है। थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या है? किसी चीज को इन्वेस्ट करना, अपनी मनी को इन्वेस्ट करना किसी चीज में जहां से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए फ्यूचर में। कि आप किसी चीज में इन्वेस्ट कीजिए और वहां से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए। मान लीजिए कि आपने फैक्ट्री खोल ली है। फैक्ट्री खोल लिया किस चीज के लिए? ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो। आपको क्या आ रहा है? प्रॉफिट क्या है आपका? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। Next is economic problem. What is an economic problem? What do you mean by economic problem? Economic problem क्या है? Economic problem is a problem of choice. Economic problem जो है वो डायरेक्टली लिंक होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? अगर आपके सामने मान लीजिए कि ये एप्पल है और ये मैंगो है, तो आपको इनमें से कोई एक चूज करना है, तो आपके आगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट हो गई है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट हो गई है कि आपको एप्पल चाहिए या फिर मैंगो चाहिए, तो आपको सिर्फ एक ही लेना, तो ये आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। आगे है इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। इन्वॉल्विंग satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses. Having alternative uses इस डेफिनेशन में 3 की पॉइंट्स हैं। 3 की पॉइंट्स कौन कौन से हैं? अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूजेज। अनलिमिटेड वांट्स आपको पता है, अनलिमिटेड वांट्स मींस किसी भी चीज की, हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उनके अनलिमिटेड वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं, और उन रिसोर्सेज के भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अल्टरनेटिव यूजेस क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस मींस आप मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए मिल्क है। सो मिल्क के अल्टरनेटिव यूजेस क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस सोच के बताइए। अल्टरनेटिव यूजेस है, पनीर बना दिया हमने उसका, हमने उसकी कर्ड बना दी, हमने उसका लस्सी बना दी, तो उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं ये। मिल्क जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है और उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं और उसकी अनलिमिटेड वांट्स भी हैं। हर एक ह्यूमन मिल्क चाहता है, अनलिमिटेड वांट्स हैं उसकी, और उसके जो मिल्क हमारे पास वो हमारा लिमिटेड है इकोनॉमी के अंदर।
ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस, रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रीजंस क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मैंने आपको बताया स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मींस लिमिटेड रिसोर्सेज, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मींस लिमिटेड रिसोर्सेज, और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स मींस मैंने आपको बता दिया अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स जो है, हमारे जो ह्यूमन वांट है वो अनलिमिटेड है, उसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, इन डेप्थ इनको आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मींस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है इन रिलेशन टू देयर डिमांड, इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल बट पीपल वांट। जो हमारी सप्लाई है किसी प्रोडक्ट की वो कम है इकोनॉमी के अंदर, लेकिन उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इकोनॉमी के अंदर ज्यादा है, इसी को हम स्कार्सिटी बोलते हैं। रिसोर्सेज हमारे क्या क्या हो सकते हैं? लैंड हो सकते हैं, लेबर हो सकते हैं, कैपिटल हो सकते हैं, और फैक्टर कुछ भी हो सकता है, उसके लिमिटेड है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड हैं, उसकी जो डिमांड है वो हमारे पास अनलिमिटेड है, ठीक है। और जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट, इकोनॉमी जो है वो हर एक चीज नहीं दे सकती जो पीपल चाहते हैं। पीपल तो कुछ भी चाहते हैं, वो कुछ भी मांग सकते हैं, इकोनॉमी हर एक चीज प्रोवाइड नहीं कर सकती है। इट इज द बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंसी ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी, ये एक बेसिक रीजन है जिसके कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इफ रिसोर्सेज वर नॉट स्केयर, अगर हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो स्केयर नहीं होते, मींस लिमिटेड नहीं होते, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेज लिमिटेड ही नहीं होते, अनलिमिटेड होते, तो हम हर किसी के वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते थे, हर किसी की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, मींस अनलिमिटेड वांट्स नहीं क्रिएट होती, सेटिस्फाई हो सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स मैंने बता दिया, ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, उनको कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, ह्यूमन वांट्स जो है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड, वो कभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। एज सुन एज वन वांट इज सेटिस्फाइड, एज सुन हमारी जल्द से जल्द जो एक इच्छा पूरी होती है, तो इच्छा पूरी होते ही साथ अपनी हमारी नई अनदर वांट्स जो है वो अमर्ज हो जाती है, मींस हमारी नई इच्छा क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज, ह्यूमन वांट्स जो है उसकी में अंदर भी प्रायोरिटीज होती हैं, हर एक ह्यूमन की प्रायोरिटीज अलग होती हैं। ऑल वांट्स आर नॉट इक्वल टू इक्वल इंटेंसिटी, हर एक वांट इक्वल इंटेंसिटी की नहीं होती है। इफ ऑल ह्यूमन वांट्स हैड बीन टू इक्वल इंपोर्टेंस, अगर हर एक की ह्यूमन वांट्स जो थी इक्वली इंपोर्टेंस होती तो कभी भी इट वुड हैव बी बिकम इम्पॉसिबल टू मेक चॉइसेस, तो इम्पॉसिबल हो जाता चॉइस करने में, चॉइस कभी क्रिएट ही नहीं होती, इम्पॉसिबल हो जाती चॉइस क्रिएट करना, ठीक है। तो नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस क्या है? रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर बट दे कैन ऑल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस, रिसोर्सेज जो है वो स्कार तो है ही, मींस स्केयर्स क्या मतलब है? लिमिटेड तो है ही, बट उनके ऑल्सो वेरियस यूजेस भी, अल्टरनेटिव यूजेस भी है। मींस अगर शुगर है तो शुगर के अल्टरनेटिव यूजेस देखो इसके अंदर दिखा रखे, शुगर के अल्टरनेटिव यूजेस हैं टी के अंदर डालते हैं हम, स्वीट्स के अंदर डालते हैं हम, और हम किसी आइसक्रीम्स के अंदर भी डालते हैं शुगर, तो दिस इज अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ शुगर, ठीक है। इट मेक्स चॉइस अमंग रिसोर्सेज मोर इंपोर्टेंट, ये जो है चॉइस को इंपोर्टेंट बना देती है रिसोर्सेज के अंदर। हमारे पास तीन रिसोर्सेज हैं, टी है, आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम है, और स्वीट्स हैं। इसके अंदर हमें एक चॉइस करनी है, देखो ये लिखा है चॉइस, चॉइस को हम इंपोर्टेंट बना देती है कि आपको क्या खाना है, आपको किस टाइम क्या पसंद आ रहा है। अगर आपको आइसक्रीम लेनी है तो आपको इन दोनों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स जो है सोशल साइंस है विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स है एक सोशल साइंस है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे यूज किया जाए, कैसे उनका अल्टरनेटिव यूज क्रिएट किए जाए, और कैसे प्रोड्यूस की जाए सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करें, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग ग्रुप ऑफ पीपल।
हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग ग्रुप्स ऑफ पीपल। ग्रुप्स ऑफ पीपल का क्या मीन्स, ग्रुप ऑफ पीपल का मीन्स है रिच और पुअर। रिच और पुअर मीन्स रिच ग्रुप होता है और एक पुअर ग्रुप होता है, ठीक है। इनके अंदर हम कैसे जो रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करें, ये इकोनॉमी के अंदर हम पढ़ते हैं। 3 टर्म्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज जो है उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, और ह्यूमन बॉन्ड्स। ह्यूमन बॉन्ड्स मींस अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स, अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स, ठीक है। अनलिमिटेड बॉन्ड्स है, ये 3 की पॉइंट्स हैं, इनको लिख लीजिए अपनी डायरी के अंदर। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। इकोनॉमिक्स क्या है, ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी, इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मींस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर से चॉइस करना। इकोनॉमी ऑल अबाउट किस चीज के है, मेकिंग चॉइस, चॉइस करना किसी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर से। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज स्टडी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्ट ऑफ लाइफ, फैक्ट ऑफ लाइफ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्ट ऑफ लाइफ। फैक्ट ऑफ लाइफ क्या है, जो फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं जो पहले से ही लिखे जा चुके हैं, जो फैक्ट हो चुके हैं, जो फैक्ट है, ठीक है। इट डील्स विद थिंग्स एज दे आर, ये किस चीज में डील करती है, थिंग्स जैसे हैं, जो चीज जैसे है उसी के अंदर डील की जाती है, किसके अंदर, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ दे आर एक्चुअली सोल्व्ड। इकोनॉमिक, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स करती है व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अस व्हाट ought टू बी। फर्क है, व्हाट ought टू बी का क्या मतलब है कि व्हाट ought टू बी क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या था, इट डील्स विद थिंग्स एज दे आर, जो चीज जैसे है उसी के अंदर डील करती है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं करती। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किस चीज में डील करती है, व्हाट ought टू बी, कैसा क्या होना चाहिए था, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स with what ought to be और how the economic problem should be solved, क्या होना चाहिए था और उस प्रॉब्लम का कैसे सोल्व किया जाना चाहिए था। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है कि क्या होना चाहिए था और उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाना चाहिए था। इकोनॉमिक्स एज ए साइंस, इकोनॉमिक्स की क्या है, 2 साइंस होती हैं, पॉजिटिव साइंस होती है और नॉर्मेटिव साइंस होती है। इन्हीं को हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। पॉजिटिव साइंस के अंदर क्या आता है, व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, क्या है, क्या था और क्या होगा, ठीक है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या, व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए था, व्हाट शुड हैपन, क्या हुआ और क्या होगा, और व्हाट शुड हैपन, हैव हैपन, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, क्या हुआ और क्या होना चाहिए, ठीक है। A microeconomics, what do you mean by microeconomics? Adam Smith is considered to be founder of the field of microeconomics, ये याद कर रखना है। एडम स्मिथ जो है वो फाउंडर है माइक्रोइकोनॉमिक्स के, ठीक है। द टर्म माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो टर्म माइक्रो है वो कहां से आई है, ग्रीक वर्ड से आई है। ग्रीक वर्ड क्या है, मिक्रोस, माइक्रोस, माइक्रोस, ठीक है, विच मीन्स स्मॉल, जिसका क्या मतलब है, स्मॉल, छोटा, ठीक है। Microeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of individual unit of an economy. Microeconomics क्या है, पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का जिसके अंदर हम पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का बिहेवियर हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, द टर्म मैक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज, ग्रीक वर्ड से आई है मैक्रोज से, ठीक है, विच मीन्स लार्ज, उसका क्या मतलब है, लार्ज, लार्ज मतलब है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक एज होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एग्रीगेट, पढ़ते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या होता है, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा कि हम स्टडी करते हैं एज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं एज एग्रीगेट और एज होल। अगर मैं क्लास में किसी एक बच्चे को उठाता हूं, मान लीजिए मैंने मोहित को उठा दिया कि मोहित उठो, ठीक है, तो वो क्या है, वो इंडिविजुअल पर्सन है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन है। तो ये आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर।
इंडिविजुअल, हम स्टडी कर रहे हैं मोहित की एज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि पूरी क्लास खड़ी हो जाए, होल क्लास स्टैंड अप, ठीक है, तो वो है पूरी क्लास खड़ी हुई है, तो उसके अंदर क्या है, पूरी क्लास खड़ी हुई है, तो वो क्या है, एज ए होल है, एज ए एग्रीगेट है, क्लास एज ए एग्रीगेट है, तो वो एग्जांपल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसका मेन मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन एग्जांपल है नेशनल इनकम। क्या है मेन एग्जांपल, नेशनल इनकम। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों इंटरलिंक है, इंटरडिपेंड है, ये दोनों आपस में डिपेंड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होती तो मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होते, और मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होती तो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होती। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, आई, और मैक्रो के अंदर है ए। आई का क्या मतलब है, इंडिविजुअल, और ए का क्या मतलब है, एग्रीगेट, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर whom टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर आता है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है। हम इसके अंदर सिलेक्ट करते हैं कि हम कौन सा गुड प्रोड्यूस करने वाले हैं और हाउ मच क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। हाउ मच क्वांटिटी की अंदर प्रोड्यूस करना, कि हमें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है या फिर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ये इसी के अंदर आता है। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड, हमें कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, एंड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। हम मान लीजिए हमने साइकिल को सिलेक्ट कर लिया कि हमें साइकिल प्रोड्यूस करनी है, हमें पता चला साइकिल तो प्रोड्यूस करनी है, बट कितनी प्रोड्यूस करनी है, हाउ मच, हाँ कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, कि 100 में करनी, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है या फिर 1000 यूनिट्स करनी है, ये है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसके अंदर क्या है, सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस क्या है, इसके अंदर मेनली मैं बता देता हूँ, इसके अंदर मेनली दो टेक्निक आती है। फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक और सेकंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। सेकंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, जिसके अंदर हम लेबर का ज्यादा यूज करें और कैपिटल का कम यूज करें, हम लेबर का ज्यादा यूज करें और कैपिटल का कम यूज करें। कैपिटल मींस मशीनरी, मशीन्स का कम यूज करें और हम अपनी लेबर का ज्यादा यूज करें। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर आता है कि हम कैपिटल का ज्यादा यूज करें, मींस मशीनरीज का ज्यादा यूज करें और लेबर का कम यूज करें, ठीक है। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टेक्निक से रिलेटेड है। टू यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि प्रोड्यूस हमें जिस काम आएगी प्रोडक्शन में किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के, हम कौन सी टेक्निक यूज करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अभी है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मोर लेबर एंड लेस कैपिटल। मैंने आपको बता दिया कि लेबर ज्यादा यूज होगी और कैपिटल कम यूज होगी। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर देयर इज मोर कैपिटल एंड लेस लेबर यूटिलाइजेशन, ठीक है। कैपिटल ज्यादा यूज होगी और लेबर कम यूज होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के अंदर कौन सी टेक्निक यूज होती है मेनली, तो इंडिया के अंदर मेनली टेक्निक यूज होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्यों, क्योंकि बिकॉज हमारे जो लेबर है इंडिया के अंदर वो सस्ते चीप रेट्स में मिल जाती है, और जो कैपिटल है वो हमारे एक्सपेंसिव होते हैं, मशीनरी जो है वो एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। इसीलिए हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस के अंदर आता है कि रिच के लिए प्रोड्यूस करना है या फिर हमें पुअर गाइस के लिए प्रोड्यूस करना है। टू ग्रुप्स के लिए प्रोड्यूस करते हैं हम, चाहे तो रिच के लिए पुअर करते हैं या फिर रिच के लिए प्रोड्यूस करते हैं या फिर पुअर के लिए प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इस ये जो प्रॉब्लम है वो किस चीज से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। किस चीज के, गुड्स एंड सर्विसेज के, अमंग द इंडिविजुअल विद इन द सोसाइटी, जो इंडिविजुअल है सोसाइटी के अंदर। सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल यूटिलाइज कंज्यूम द गुड्स, जो है हम इसके अंदर क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कि हम किस चीज को, किसको हम जो गुड्स हैं बेचने वाले हैं किसके लिए हम बना रहे हैं, रिच गाइज के लिए और पुअर या फिर पुअर गाइज के लिए, या फिर तो हम रिच गाइज के लिए ज्यादा बना सकते हैं और पुअर गाइज के लिए कम बना सकते हैं। ये लिखा हुआ है रेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर
एंड लेस रिच, पुअर के लिए ज्यादा बनाए और रिच के लिए लेस बनाए, और मोर रिच एंड लेस पुअर, या फिर ज्यादा रिच के लिए प्रोड्यूस करें या फिर कम करें किसके लिए, पुअर के लिए, ठीक है, गरीबों के लिए। ठीक है, जो सभी को पता है कि जो रिच गाइज होते हैं उनकी जो जो परचेजिंग पावर होती है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। तो मेनली हम रिच गाइज के ऊपर फोकस किया जाता है इकोनॉमी के अंदर। पुअर गाइज के लिए भी प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन पुअर जो गाइज होते हैं वो ओनली हमारी यूटिलाइजेशन, जो उनकी जरूरत होती है उसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर टू मेन हेड्स। टू मेन हेड्स के अंदर कैटेगराइज की जा सकती है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट मीन्स हाउ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जहां पे लिखा आ जाए, मीन्स रिच गाइज और पुअर गाइज की बीच का बात हो रही है, दो ग्रुप्स की बात हो रही है, रिच की और पुअर की। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, किसका, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होना नेशनल इनकम के ऊपर डिपेंड होता है। नेशनल इनकम के अंदर कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? रिच गाइज ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके टैक्सेस ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि नेशनल इनकम के अंदर रिच गाइज ज्यादा टैक्सेस देते हैं, और पुअर गाइज भी कंट्रीब्यूट करते हैं बाय स्पेंडिंग हिज इनकम, इनकम को स्पेंड करके कहीं ना कहीं वो नेशनल इनकम के अंदर ही आता है। तो इसीलिए हम इसके अंदर दोनों को चुनते हैं कि रिच गाइज और पुअर गाइज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इन्वॉल्व्स deciding the share of different factors of production in the total national product of the country। ये इन्वॉल्व करता है किसका? ये इन्वॉल्व करता है डिसीजन किस चीज में? शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर शेयर, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं नेशनल प्रोडक्ट के अंदर, जो भी आते हैं एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, लेबर आते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कि हमें एंटरप्रेन्योर्स को प्रोडक्ट ज्यादा देने हैं या फिर लेबर्स को कम देने हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करना है। ये होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। मेनली हमारा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। अल्टरनेटिव फोरगोन, अल्टरनेटिव फोरगोन क्या है? मींस अगर आपको इन तीनों के अंदर से कोई एक सिलेक्ट करना है तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? मैं रेस्टोरेंट मील को सिलेक्ट कर लेता हूं मान लीजिए, तो आपका जो अल्टरनेटिव्स क्या है? अल्टरनेटिव्स थे इसके, मील एट होम थी अल्टरनेटिव और टेक अवे था। टेक अवे था, आपने दो को सेक्रीफाइस कर दिया एक के लिए। ठीक है, रेस्टोरेंट मील को लेने के लिए आपको इन दोनों का सेक्रीफाइस करना पड़ा। ठीक है, ये आपकी अल्टरनेटिव से। ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सा था इनमें से? अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसको ना लेके अब इन दोनों में से बताइए कि क्या लोगे। ठीक है, तो मैं मील एट होम को सिलेक्ट कर लेता हूं मान लीजिए, तो मील एट होम इज योर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मील एट होम योर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसके अंदर क्या लिखा? द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी वन गुड्स। मोर ऑफ एनी गुड्स, हम जो किसी भी चीज, किसी भी एक गुड को लेने के लिए, किसी भी एक गुड को कंज्यूम करने के लिए जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। ठीक है, सेक्रीफाइस क्या कर रहे हो? आप मील एट होम सेक्रीफाइस कर रहे हो, टेक अवे सेक्रीफाइस कर रहे हो, रेस्टोरेंट मील को लेने के लिए, वन गुड को लेने के लिए, इट कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपकी? मील एट होम, क्योंकि ये आपकी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था। मील एट होम ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप रेस्टोरेंट मील को छोड़ देते तो आप क्या लेते? मील एट होम लेते, ये आपकी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती। तो यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को मैंने आपको बताया था, इसको हम पीपीसी भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो कि प्रोड्यूस होते हैं किससे? गिवन रिसोर्सेज से और टेक्नोलॉजी से। क्या है पीपीसी? क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किनकी? दो गुड्स की कॉम्बिनेशन की। ठीक है, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिनको प्रोड्यूस किया जाता है किससे? फिक्स्ड रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि गिवन रिसोर्सेज होते हैं, और फिक्स्ड टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, फिक्स्ड टेक्नोलॉजी होते हैं। कर्व क्या होता है? कर्व होता है जैसे ऐसे, कोई भी कैसा भी कर्व हो सकता है,
ऐसे भी कर्व हो जाता है, ऐसे भी कर्व होता है, लेकिन पीपीसी का कर्व जो होता है वो कनकेव होता है, कनकेव होता है, CNCAV कनकेव होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो कनकेव होता है, इसमें लिख लीजिए कनकेव होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज assumption फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। assumptions क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की? द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है वो इकोनॉमी के अंदर फिक्स है, मींस कांस्टेंट है। बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। अगर आपके पास कोई एक टेक्नोलॉजी है जो कि फिक्स है, वो एक ही टेक्नोलॉजी आपके पास फिक्स है, लेकिन आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी अनदर यूज के लिए भी, किसी अनदर यूज के लिए भी आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इफ अगर आप किसी चीज को अनदर यूज के लिए ट्रांसफर करोगे, तो उसका जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। जो गिवन रिसोर्सेज दिए गए हैं हमारे पास, ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, उनसे हम दो ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारी अजम्पशंस है, ये हमको मान के चलना है, ठीक है। द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। जो हमारे पास रिसोर्सेज दिए जाएंगे, जो हमें टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जो हमें रिसोर्सेज दिए जाएंगे वो हमें फुल्ली यूटिलाइज करने हैं और एफिशिएंटली यूटिलाइज करने हैं, ठीक है, एफिशिएंटली यूटिलाइज करने हैं। Next is resources are not equally efficient in production of all product। रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं हर एक के प्रोडक्शन के लिए, हर एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए। व्हेन द रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर। अगर हम किसी एक चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए हम एप्पल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम एप्पल को उगा रहे हैं लैंड के अंदर, एप्पल को उगा रहे हैं, एप्पल का बाग है, तो फिर अगर हम मैंगो का भी उगाना चालू कर दे, हम उसको चेंज कर दे, तो क्या है, हम इफेक्टिवली यूज किया होगी लैंड, इफेक्टिवली नहीं यूज होगी लैंड, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बोला गया था प्रोडक्टिविटी डिक्रीज। तो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड इज टू बी कांस्टेंट। जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको हमने अज्यूम किया है कि वो कांस्टेंट ही रहेगी, कि क्या है, वो कांस्टेंट ही रहेगी, वो फिक्स्ड रहेगी, टेक्नोलॉजी बार बार चेंज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये हम बाद में करते हैं। नेक्स्ट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो इसके अंदर लिखा हुआ है MOC। MOC मींस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है MRT मींस मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। MOC क्या होती है? MOC marginal opportunity cost, MOC refers to the number of unit of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity। marginal opportunity cost क्या है? किसी एक चीज का सेक्रीफाइस करना, किसी एक चीज को गेन करने के लिए, ठीक है, किसी एक चीज को गेन करने के लिए मोर एंड मोर सेक्रीफाइस करना। मान लीजिए हमने एप्पल है और मैंगो है, ठीक है। अगर यहाँ पे एप्पल हम 2 है और मैंगो, अगर हमको मैंगो चाहिए तो हमको इसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमको एक मैंगो चाहिए तो हमको 2 एप्पल सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे एक मैंगो को लेने के लिए। दिस इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हमारी कॉस्ट है, एक मैंगो को लेने के लिए हमें दो एप्पल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। इन केस PPF मींस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है जो हमेशा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घटती है या फिर कि कांस्टेंट हो जाती है, अगर कांस्टेंट होती है तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेट हो जाती है, अगर डिक्रीज होती है तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होते हैं। लेकिन जो ये है एक्सेप्शंस होते हैं, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलवेज इंक्रीजिंग ही होती है, बढ़ती ही रहती है। मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी हैव टू बी सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मैंने आपको बता दिया कि एक यूनिट को मैंगो, अगर हमको मैंगो चाहिए, एक मैंगो को लेने के लिए हमें मोर एंड मोर कमोडिटी का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अनदर कमोडिटी का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी हैव बीन सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट क्या है? मैंगो का अगर हमें मैंगो लेना है, हमें एडिशनल यूनिट लेनी है तो हमको ज्यादा से ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा हमारा एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का MRT
MRT मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जैसे MRT है जो क्या है, बस वो रेशियो बताता है क्या, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल एंड यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। हमने जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा है, ये तो हमें कॉस्ट बताता है। जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें रेशियो के अंदर बताता है, जैसे कि 1:2 हो गया, ठीक है, ऐसे इसे बताता है रेशियो के अंदर, ठीक है। MRT क्या होता है, जो है ये डेल्टा होता है, जो डेल्टा मीन्स चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस और चेंज इन बाय में चेंज इन यूनिट्स गेन्ड, ठीक है, गेन, ठीक है। इसका रेशियो बताता है। MRT क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, ठीक है। सेक्रीफाइस को दिखाता है ये रेशियो के अंदर, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी देखो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, हमारे पास दो प्रोडक्ट है, हमने एजम्पशंस के अंदर पढ़ा था कि दो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा। फर्स्ट वन इज गन है और सेकंड इज बटर है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि, और हमने पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर हम गन्स 21 प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, तो बटर हम 0 कर रहे हैं, क्योंकि 21 पे हमारी टेक्नोलॉजी जो है फुल्ली यूटिलाइज हो रही है, फुल्ली यूटिलाइज हो रही है, तो हम बटर का प्रोडक्शन 0 कर रहे हैं। यहाँ पर फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज हो रहा है, तो इसीलिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज 20। अगर हम गन्स का, अगर हमको बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना है, 1 पर करना, बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हमको गन्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। अगर हमने बटर का प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो हमको गन्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। अगर अब देखिए इनके बीच में कितना गैप है, 21 और 20 के बीच में क्या गैप है, 1 का गैप है, तो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। हमें एक सेक्रीफाइस करना पड़ा है बटर को अचीव करने के लिए, एक बटर को प्रोड्यूस करने के लिए हमको गन्स का एक का सेक्रीफाइस करना पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर हमको 2 बटर चाहिए, हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है 2 पर बटर का, तो हमको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 20 से 18 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमने इसके अंदर कितना सेक्रीफाइस करा, 2 का, तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना आ गया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया 2, तो हमको कितना सेक्रीफाइस किया, हमने 2 सेक्रीफाइस किया, ठीक है। अभी ऐसे ही अगर हम 3 पर बढ़ाएंगे तो हमको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 3 का, ठीक है। हमको 3 कम कर दिए इधर, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी 3 आ गई। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे हम, ऐसे ही बढ़ती जाएंगे, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर हमने 4 का किया तो हमको 4 का सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी 4 आ गई। इसका प्रोडक्शन कम करना पड़ा, इसका प्रोडक्शन कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है और इसका प्रोडक्शन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी MRT समझ लेते हैं। MRT का क्या मतलब है कि हमें गन्स है जो, हमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आई, 1 आई, हमें इनका रेशियो दिखाना है। अगर हमने क्या की, हमने गन्स की प्रोडक्शन जो है 1 की कम कर दी और बटर की बढ़ा दी 1। जब हमने मार्जिनल ये गन्स की प्रोडक्शन 2 पर कम करी तो हमने 1 ही का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, बटर 1 ही आया। अभी देख रहे हैं इनके बीच का कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 1 1, ठीक है। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 1 1 1 1, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसी को रेशियो बना देते हैं, 1 गन 2 गन 3 गन 4 गन 5 गन 6 गन, ठीक है। यहाँ पे 1 कांस्टेंट रहेगा, जो बटर है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ है, देखो यहाँ पे हमारा जो y है, y पर हम लेते हैं हमारा जो चीज हमने सेक्रीफाइस करी है, सेक्रीफाइस करिए, जो हमने सेक्रीफाइस किया, हमने सेक्रीफाइस किया क्या करिए, गन्स सेक्रीफाइस करी है। हमारी कॉन्स्टेंटली गन्स की जो प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है, ठीक है, और इंक्रीज क्या होती जा रही है, बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं, हम जब 21 पर अपना प्रोडक्शन कर रहे थे तो हमारा बटर का प्रोडक्शन कितना था, 0। जब हमको बटर का प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया 1 पर, तो हम कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, गन्स को कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, 18, ठीक है। तो इसके अंदर 2 का डिफरेंस आ गया, 2 मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी हमारी, ठीक है। जब हमने बटर का कॉस्ट बढ़ाई, हमने बटर का प्रोडक्शन बढ़ाया 2 पर, तो हमें कितना कम करना पड़ा, हमको 3 कम करना पड़ा, ठीक है। तो इसके अंदर 3 आ गया, 3 मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। इसी तरीके से आपको ग्राफ बना देना है, एक्स एक्सिस पे हमें बटर लिख देना है, जो गेन हो रहा है हमें,
वहां पर एक्स एक्सिस पर हमें बटन लिखना है, क्योंकि हमें इसका प्रोडक्शन गेन हो रहा है, हम इसको गेन कर रहे हैं और इसका डिक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन, ठीक है, तो इसको वाई एक्सिस पर रख देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये तो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। डाउनवर्ड कैसे? ये जो है ये डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, ये कनकेव भी होता है और डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, क्योंकि हमारा जो गन्स का जो है वो डिक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन, तो ये डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाय टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। हम एक चीज का प्रोडक्शन तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब हमें दूसरे का डिक्रीज करना पड़ेगा, दूसरे का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी हम सेकंड प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अंदर यही लिखा हुआ, मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस। मोर कि किसी एक गुड को हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय टेकिंग रिसोर्सेज अवे, फुल रिसोर्स का फुल्ली यूटिलाइजेशन करने के बाद, फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। अनदर गुड जो उसका प्रोडक्शन है उसको कम करने के बाद हम दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। एज देयर exist an inverse relation between change in quantity of one commodity and change in quantity of other commodity, PPF slopes downward from left to right। लेफ्ट टू राइट का क्या मतलब है? ये आपका स्लोप है, ये कहां पे कैसे जा रहा है? ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो लेफ्ट टू राइट होता है। और ये डाउनवर्ड तो मैंने आपको बता दिया कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपीएफ इज कनकेव शेप। कनकेव शेप मैंने आपको बता दिया, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कनकेव है, कनकेव शेप का होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव शेप बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव क्यों है शेप के अंदर, तो आपको लिखना बिकॉज ऑफ एमआरटी, बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों लिखना? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हमारा जो है जो पीपीएफ है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वन कमोडिटी आर सैक्रिफाइस्ड। हमें ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा यूनिट कमोडिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा मोर ऑफ मोर गेन करने के लिए एडिशनल वन यूनिट को। मैंने आपको बताया था कि गन्स का हमें प्रोडक्शन 2 से कम करना पड़ रहा है एक बटर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो ये मोर एंड मोर है कि एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें 2 को कम करना पड़ रहा है, 2 का प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है। इसमें अंदर लिखा हुआ है सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है हमें मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वन कमोडिटी, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या है? जो ई है, ये ई हमारा अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। अटेनेबल क्यों है? क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो ये है ए बी सी डी, ये यहाँ पर हमारी फुल्ली टेक्नोलॉजी और फुल्ली रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है, मींस ये फुल्ली है। इसके अंदर आने वाली चीज हम अटेन कर सकते हैं, इसको अंदर आने वाली चीज को हम ले सकते हैं। लेकिन जो ये एफ पॉइंट है बाहर, एफ पॉइंट को हम अनअटेनेबल पॉइंट बोलते हैं। अनअटेनेबल पॉइंट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है वो फुल्ली यूटिलाइज होने के बाद भी 6 पॉइंट तक पहुंच रही है, यहाँ पे 6 तक पहुंच रही है और 21 तक पहुंच रही है, मींस ए बी सी डी यहाँ पर फुल्ली टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, तो इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। ये हमारा अनअटेनेबल है, ठीक है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। अटेनेबल कॉम्बिनेशन रेफर्स टू द दोस कॉम्बिनेशन विच इकोनॉमी कैन ऑपरेट, जहां पर हम ऑपरेट कर सकते हैं, हम ई के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, हमें इस ई के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन अटेनेबल तो ये है। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन विद द गिवन अमाउंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो हमें गिवन दिया गया, जो हमें रिसोर्सेज पहले से प्रोवाइडेड है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एंड कॉम्बिनेशन मोर देन द गिवन पॉसिबल कॉम्बिनेशन। जो हमें गिवन है वो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है इस एफ पॉइंट को अटेन करना, क्योंकि हम पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, तो ये आउटसाइड हम इसको अटेन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का चेंज इन पीपीएफ। चेंज इन पीपीएफ क्या है? चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।
द चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व indicates either an increase or decrease in production possibility capacity of an economy means हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है या फिर तो ये इंक्रीज होगा या फिर ये डिक्रीज होगा। ठीक है, मींस इसके अंदर हमारा दोनों प्रोडक्ट जो है, बोथ प्रोडक्ट जो होते हैं उनका यूज होता है। देखो शिफ्ट, देखो इसमें लिखा है शिफ्ट इन पीपीएफ। शिफ्ट क्या है? विल शिफ्ट when there is change in productivity capacity resources of technology resources और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ द गुड। अगर हमारी टेक्नोलॉजी कम हो रही है, दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी कम हो रही है, तो हमारा जो जो ये स्लोप है ये डिक्रीज हो जाएगा, अंदर की साइड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है और रिसोर्सेज हमारे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है रिसोर्सेज के अंदर, तो हमारा जो ये है स्लोप जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट इज रोटेशन ऑफ पीपीएफ। रोटेशन के अंदर जो होता है, रोटेशन के अंदर, इसके अंदर तो हमारी दोनों की टेक्नोलॉजी डिक्रीज और बढ़ रही थी। रोटेशन के अंदर ओनली वन गुड की जो वाई एक्सिस है, ये ओनली वन गुड की, जहां पे गन्स है तो ओनली गन्स की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, तो हमारा कैसे होगा? ये देखो ऐसे होगा, अगर हमारी गन्स की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई तो हमारा क्या होगा? ये इसका हम प्रोडक्शन ज्यादा कर देंगे। ठीक है, ऐसे इसके अंदर शिफ्ट होते हैं, इसको हम रोटेशन बोलते हैं, इसको हम शिफ्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, विद रिस्पेक्ट ऑफ ओनली वन गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज शिफ्ट ऑफ पीपीएफ। मैंने आपको ऊपर भी बताया अभी, rightward shift of PPF, rightward shift of production possibility come when there is a advanced and upgradation of technology, growth of resources in respect of both of goods, in respect of both। अगर हमारे दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाती है या फिर रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं। देखो ये है जो ये जो है यहाँ पे P जो है ये पहले वाला है, जो ये पहला स्लोप है ये पहले से ही बना हुआ है। ये P1 जो है ये आपका नया स्लोप है, जब इंक्रीज हो गई है, अपग्रेड हो गई है टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज इंक्रीज होने के बाद में ये किस साइड शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ। ये मैंने बता दिया आपको, टेक्नोलॉजी अगर कम हो रही है, जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो डिक्रीज हो गया है बोथ गुड्स का, तो ये क्या होगा? जो हमारा पी है, जो हमारा पहले से ही है, P1 क्या है? नया स्लोप है, यहाँ पे नया स्लोप है, ये डिक्रीज हो जाएगा कि लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज रोटेशन ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का क्या मतलब है? व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट और इंक्रीज इन रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ऑफ एक्स एक्सिस। मींस अगर हमारा बटर का जो ये प्रोडक्शन है, वो रिसोर्सेज है, वो इंक्रीज हो जाए, इसकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाए, इसकी फिक्स्ड रहे, गन्स की क्या रहे? फिक्स रहे, इसकी ना डिक्रीज हो ना इंक्रीज हो, कांस्टेंट रहे, तो हमारा क्या होगा? अगर इसकी टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो ये क्या होगा? रोटेट हो जाएगा, किस साइड रोटेट हो जाएगा? राइटवर्ड रोटेट हो जाएगा। और अगर हमारी टेक्नोलॉजी जो कम हो जाती है या फिर उसका जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो कम हो जाता है, तो उसके साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है? वाई एक्सिस का। अगर हमारी वाई एक्सिस की जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ जाए और रिसोर्सेज में ग्रोथ हो जाए, तो क्या है? वो क्या है? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर घटती है, रिसोर्सेज डिक्रीज होते हैं, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जहां पर बटर का जो है कांस्टेंट रहेगा, बटर जो है कांस्टेंट रहेगा।